वेलकम। यहाँ हम डिस्कस करेंगे सॉइल मैकेनिक्स चैप्टर 1 सॉइल फॉर्मेशन। सो लेट्स आउटलाइन दिस। डेफिनेशन ऑफ सॉइल सबसे पहले। सॉइल की डेफिनेशन अगर हम बात करें तो सॉइल क्या होती है? अपर लेयर ऑफ अर्थ सरफेस है, सपोर्ट्स प्लांट यानी प्लांट को उगने में मदद करती है, अनसीमेंटेड एग्रीगेट यानी कि ये जो एग्रीगेट्स होते हैं, मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं, ये एक दूसरे के साथ चिपके तो नहीं होते किसी सीमेंटिंग मटेरियल से। अनसीमेंटेड एग्रीगेट ऑफ मिनरल ग्रेन्स यानी ये जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं ये बने किससे हैं? मिनरल्स जो मौजूद हैं नेचर में उनके छोटे छोटे जब टुकड़े हुए ग्रेन्स बन गए उनसे ही मिलकर बने हैं, है ना। तो ये एक दूसरे के साथ सीमेंटेड भी नहीं है किसी सीमेंटिंग मटेरियल से। तो अनसीमेंटेड एग्रीगेट ऑफ मिनरल ग्रेन्स एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर यानी कि अब क्या होता है, पेड़ पौधे जैसे उगे वो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, मिट्टी में ही पड़े रहते हैं, फिर बैक्टीरिया उनको डिके करते हैं तो वो भी सड़ गल के अपने जो एलिमेंट्स उनमें टूट कर वापस मिट्टी में मिल जाते हैं। तो हैंस सॉइल इज़ अनसीमेंटेड एग्रीगेट ऑफ मिनरल ग्रेन्स एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर। इसके बाद अनकंसोलिडेटेड मटेरियल फ्रॉम वेदरिंग ऑफ रॉक्स। सॉइल को हम इस तरह भी बोल सकते हैं कि बड़ी बड़ी जो रॉक्स हैं ये जब टूटी छोटे छोटे टुकड़ों में, फिर और फर्दर टुकड़ों में टूटी, तो जो इनके छोटे छोटे पीसेस बने, जो पार्टिकल्स बने, वो जब अनकंसोलिडेटेड स्टेट में हैं यानी उनको किसी ने कॉम्पैक्ट नहीं किया, रोलर नहीं चलाया, कुछ नहीं किया, वो ऐसे ही पड़े हुए हैं टूट कर, अनकंसोलिडेटेड हैं, है ना, धसे नहीं है, कॉम्पैक्शन नहीं हुआ उनमें, अनकंसोलिडेटेड हैं। तो ऐसे स्टेज में हम उनको बोलेंगे सॉइल यानी कि अनकंसोलिडेटेड मटेरियल फ्रॉम वेदरिंग ऑफ रॉक्स। फिर हैव वाटर एयर इन पोर्स बिटवीन ग्रेन्स यानी ये जो ग्रेन्स हैं सॉइल के, इनके बीच में क्या है, या तो पानी भरा होता है या हवा भरी होती है। फिर इसके बाद कंटेन्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर्स यानी ये जो सॉइल हैं इसमें इनऑर्गेनिक मैटर भी होते हैं यानी कि मिनरल्स, जिप्सम हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया यानी केमिकल्स, और ऑर्गेनिक मैटर्स भी होते हैं जैसे कि पेड़ पौधे सड़ गल गए, कोई एनिमल की बॉडी सड़ गल गई, तो वो सब ऑर्गेनिक मैटर्स हैं। तो सॉइल में इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स भी होते हैं और ऑर्गेनिक पार्टिकल्स भी होते हैं। यूज्ड एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, और ये जो सॉइल है इसको हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तौर पर भी यूज़ करते हैं इन फिलिंग्स, या फिर हमें कहीं पे रिटेनिंग स्ट्रक्चर बनाना हो तो इस तरह से हम सॉइल को डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसके बाद डेफिनेशन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। तो डॉक्टर कार्ल टरज़ागी ये सबसे विख्यात हैं सॉइल के मामले में। जब सिविल इंजीनियरिंग में बात आती है तो इन्होंने जो कह दिया उसके आगे कोई कुछ नहीं कहता। तो इन्होंने डेफिनेशन दी थी सॉइल मैकेनिक्स के बारे में कि ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग दैट कंसर्न्स एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स यानी ये एक सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच है जिसमें एप्लीकेशन की जाती है किसके प्रिंसिपल्स की, मैकेनिक्स के, हाइड्रोलिक्स के, केमिस्ट्री के, यानी इन तीन सब्जेक्ट्स के प्रिंसिपल का जब हम यूज़ करते हैं इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स जो कि सॉइल से रिलेटेड है उनको सॉल्व करने में, तो साइंस की इस ब्रांच को हम क्या नाम देते हैं, सॉइल मैकेनिक्स। ऐसा डॉक्टर कार्ल टरज़ागी ने बोला। द साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल एंड बिहेवियर ऑफ सॉइल मासेस व्हेन सब्जेक्टेड टू वेरियस फोर्सेस यानी कि ये साइंस की वो ब्रांच है जो कि डील करती है स्टडी करने से ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल एंड बिहेवियर ऑफ सॉइल जब उस पर अलग अलग फोर्स लगाए जाएं। इसके बाद डेफिनेशन ऑफ सॉइल इंजीनियरिंग। व्हेन वी अप्लाई प्रिंसिपल्स ऑफ सॉइल मैकेनिक्स इनटू प्रैक्टिकल सिचुएशंस पर्पसेस दैट इज सॉइल इंजीनियरिंग। जब हम सॉइल मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स को लगाते हैं रियल वर्ल्ड पर्पस में, सॉइल इंजीनियरिंग में, तब उसको कहते हैं हम सॉइल इंजीनियरिंग। सॉइल इंजीनियरिंग इन इटसेल्फ इंक्लूड्स, सॉइल इंजीनियरिंग एक ब्रॉड टर्म है, इसमें क्या क्या आता है, इसमें सॉइल मैकेनिक्स भी आती है, इसमें जियोलॉजी भी आती है, इसमें स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग भी आती है और इसमें सॉइल डायनेमिक्स भी आता है। यानी इन सब सब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन हम बोलें तो वो होता है सॉइल इंजीनियरिंग। इसके बाद ऑल ऑफ दीज आर एसेंशियल टू ऑब्टेन प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस फॉर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सॉइल यानी सॉइल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका अगर हमें सॉल्यूशन चाहिए तो इन सभी चीज़ों का, सॉइल मैकेनिक्स का, जियोलॉजी का, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का, सॉइल डायनेमिक्स का हमें यूज़ करना पड़ेगा एक साथ। तो जब एक साथ इन चीज़ों का यूज़ करते हैं हम उसको बोल देते हैं हम सॉइल इंजीनियरिंग। कॉमन एक्टिविटीज़, जो कॉमन एक्टिविटी होती हैं सॉइल इंजीनियरिंग में वो होती हैं साइट इन्वेस्टिगेशन, लैब टेस्टिंग, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ फाउंडेशन एंड अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर। इसके बाद रॉक मैकेनिक्स की डेफिनेशन। नेचुरल एग्रीगेट ऑफ मिनरल पार्टिकल्स यानी जो नेचर में मिनरल हैं जैसे चट्टानें हैं, ये क्या मिनरल ही तो हैं, बड़ी बड़ी मिनरल हैं जो आपस में जम गए हैं, सीमेंटेड हो गए हैं, वर्षों से पड़े हुए थे, तो ये एक साथ होके पत्थर का रूप ले लिया इन्होंने, बड़े पत्थर का, इसलिए इनको रॉक कह दिया हमने। तो असल में ये हैं क्या, नेचुरल एग्रीगेट ऑफ मिनरल पार्टिकल्स
नेचुरल एग्रीगेट ऑफ मिनरल पार्टिकल्स बाउंडेड बाय स्ट्रॉन्ग परमानेंट कोहेसिव फोर्स, यानी स्ट्रॉन्ग परमानेंट कोहेसिव फोर्सेस की मदद से ये जो मिनरल पार्टिकल्स थे ये आपस में जुड़ गए, और जब बहुत लंबे समय तक जुड़े रहे तो इन्होंने रॉक की शक्ल ले ली। तो इसको हम क्या कहते हैं, रॉक। साइंस डीलिंग विद एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल, ऐसी साइंस की ब्रांच जो कि डील करती है विद एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स टू अंडरस्टैंड बिहेवियर ऑफ रॉक मासेस, यानी रॉक मासेस के ऊपर जब टेम्परेचर पड़ता है, फोर्स पड़ता है, पानी पड़ता है, आइस पड़ती है, अनेक तरह के जब इस पर स्टिमुलस पड़ते हैं बाहर से, तो इनका क्या है, नेचर चेंज होता है। ये भी रिएक्ट करती हैं, ये भी फोर्स लगाती हैं, ये भी स्ट्रेन जनरेट करती हैं, स्ट्रेस जनरेट करती हैं। तो ये जो पूरा बिहेवियर, इसको समझने की जो ब्रांच है साइंस की, उसको कहते हैं हम रॉक मैकेनिक्स। इसके बाद डेफिनेशन ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, ये एक सिविल इंजीनियरिंग का सब डिसिप्लिन है, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग के अंडर में ही एक छोटी ब्रांच है जिसे कहते हैं हम जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। इसमें स्टडी इन्वॉल्व्स नेचुरल मटेरियल्स फाउंड क्लोजर टू अर्थ सरफेस, यानी अर्थ की सतह के पास में, थोड़ी सी डेप्थ में भी और इसके ऊपर भी जो भी तरह के हमें नेचुरल मटेरियल्स देखने को मिलते हैं उन सब की हम स्टडी करते हैं। ऐसी साइंस की ब्रांच को हम कहते हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। इंक्लूड्स एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल, इस जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में हम एप्लीकेशन करते हैं किसके प्रिंसिपल्स का, सॉइल मैकेनिक्स का, रॉक मैकेनिक्स का। किस चीज़ के लिए, फाउंडेशन को डिज़ाइन करने के लिए, रिटेनिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए, अर्थ स्ट्रक्चर बनाने के लिए। इंक्लूड्स सॉइल मैकेनिक्स, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में इंक्लूड होता है सॉइल मैकेनिक्स, रॉक इंजीनियरिंग, जियोलॉजी और सॉइल इंजीनियरिंग। तो ये सब मिलकर जब हम यूज़ करते हैं सॉइल मैकेनिक्स, रॉक मैकेनिक्स, तो इन सब के प्रिंसिपल्स का जब हम मिलकर यूज़ करते हैं फाउंडेशन को डिज़ाइन करने में, रिटेनिंग स्ट्रक्चर बनाने में, अर्थ स्ट्रक्चर बनाने में, उस सिविल इंजीनियरिंग की सब ब्रांच को हम नाम दे देते हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। इसके बाद ओरिजिन ऑफ सॉइल बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, यानी सॉइल की उत्पत्ति कहाँ से हुई, जब रॉक्स का जो है डिसइंटीग्रेशन हुआ, वो टूटी और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटी और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटी, ऐसे जाकर एंड स्टेज में जाकर सॉइल का फॉर्मेशन हुआ, ओरिजिन हुआ। रॉकी स्ट्राटा, जो पृथ्वी की सतह है उससे अगर हम नीचे जाएं तो लगभग 20 किलोमीटर तक आपको चट्टानी जो स्ट्राटा है, जो लेयर्स हैं, वो देखने को मिल सकती हैं 20 किलोमीटर गहराई तक। रॉकी स्ट्राटा एक्सटेंड्स अप टू मच 20 किलोमीटर डेप्थ। मेजर सॉइल टाइप्स, जो मेन सॉइल टाइप्स होती हैं, जो कैटेगरी होती हैं, जो रॉक्स की हम कह सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो सॉइल है वो किससे बनी है, रॉक से ही बनी है। तो रॉक्स की जो बेसिक 3 कैटेगरीज हैं वो हैं इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। इग्नियस क्या होती हैं, फ्रॉम क्रिस्टलाइन बॉडीज ऑफ कूल्ड मैग्मा, ज्वालामुखी से मैग्मा निकला, वो बाहर जाके जम गया, अच्छे तरह से धीरे धीरे जमा, उसमें क्रिस्टल्स बन गए, तो ऐसी चट्टानों को हम बोलेंगे इग्नियस। सेडिमेंट्री क्या होता है, कहीं पर एक जगह मटेरियल पड़ा हुआ था, हवा, पानी या बर्फ़ की मदद से ये दूसरी जगह चला गया, एक लेयर जम गई, फिर 4 महीने बाद फिर से हवा चली, फिर से एक नई लेयर चली गई दूसरी जगह, फिर 4 महीने बाद फिर हवा चली, फिर से ये एक लेयर जम गई। तो इस तरह से लेयर बाय लेयर जब मटेरियल जम जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाकर, और जब ओवर द टाइम अब इस पर क्या हुआ, फोर्स लगा, इसके ऊपर मिट्टी जम गई दूसरी, या जो ऊपर की लेयर है उसने नीचे वाली लेयर पर फोर्स लगाया, तो इस वजह से जो नीचे वाली लेयर्स हैं वो सब चिपक जाएंगी आपस में, और ओवर द टाइम जब ज़्यादा समय जाएगा तो एक चट्टान की शक्ल ले लेंगी। तो इस तरह से जो चट्टानें बनती हैं उनको हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। फिर मेटामॉर्फिक, अब इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होता है, टेम्परेचर है, हवा, पानी है, और भी तरह के स्ट्रेसेस हैं जो बाहर से आते हैं, उनकी वजह से कई बार क्या होता है, मेनली टेम्परेचर, प्रेशर की वजह से इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है पूरी तरह से। इस तरह चेंज होता है इंटरनल स्ट्रक्चर कि इनकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज़ ही अलग हो जाती हैं, बदल जाती हैं इनकी पेरेंट रॉक से। और इस तरह की जब चट्टानें बनती हैं तो उनको हम एक न्यू कैटेगरी में रख देते हैं और नाम दे देते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, यानी कि फ्रॉम अल्टरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक्स ड्यू टू हीट फ्रॉम इग्नियस इंट्रूजन और प्रेशर ड्यू टू क्रिस्टल मूवमेंट, यानी कि जो ज़मीन के नीचे लावा वगैरह है उसकी गर्मी की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, या ऊपर जो और लेयर्स हैं उनकी प्रेशर की वजह से जब इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है किसी चट्टान के, तो इस तरह से बनी हुई रॉक्स को हम कह देते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। इसके बाद सॉइल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम पार्टिकल्स मटेरियल्स दैट हैव रिजल्टेड फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स बाय वेरियस प्रोसेसेस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग। अब चट्टान कोई है तो वो अपने आप तो टूटेगी नहीं,
उस पे या तो फिज़िकल फोर्सेस एक्ट करते हैं या फिर केमिकल फोर्सेस एक्ट करते हैं। उसमें कार्बोनेशन हो सकता है, ऑक्सीडेशन हो सकता है, जो रॉक्स के केमिकल्स हैं जिनसे मिलकर रॉक्स बनी है मिनरल्स से, तो इस रिएक्शन की वजह से वो टूट टूट कर गिर सकते हैं। या फिर फिज़िकल फोर्सेस हैं, हवा, पानी, बिजली या एनिमल्स जो हैं ये इस पर एक्ट करेंगे, फोर्स लगाएंगे तो ये टूट टूट कर गिरेगी। हो सकता है ग्रेविटी की वजह से ये चट्टान लुढ़क कर नीचे आ जाए और लुढ़कते लुढ़कते टूट जाए। तो इस तरह से फिज़िकल और केमिकल फोर्सेस की वजह से किसी भी रॉक की वेदरिंग होती है और उस वेदरिंग की वजह से फाइनली अल्टीमेटली क्या बनता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है। प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज कॉल्ड पेडोजेनेसिस। जो सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस है जिससे सॉइल बनती है उसे हम कहते हैं पेडोजेनेसिस। यानी पेडोजेनेसिस क्या है, सॉइल के बनने की प्रोसेस है फ्रॉम द रॉक्स। सॉइल फॉर्मेशन इज़ अ साइक्लिक विच इज़ कॉल्ड जियोलॉजिकल साइकिल। सॉइल का फॉर्मेशन जो है ये साइक्लिक नेचर का होता है। रॉक, उस पर फोर्स लगे, डिसइंटीग्रेशन हुआ, सॉइल बनी। अब सॉइल पड़ी रहेगी बहुत समय तक, फिर से रॉक बनेगी, फिर रॉक बनी तो फिर से उस पर फोर्स लगेंगे, फिर सॉइल बनेगी। तो इस तरह से ये एक साइकिल चलती रहती है जिसको कहते हैं हम जियोलॉजिक साइकिल। इसके बाद टाइप्स ऑफ रॉक्स। सबसे पहले हमने पढ़ा इग्नियस रॉक। अब इग्नियस रॉक क्या हैं? रॉक्स दैट रिजल्ट फ्रॉम क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम अ मेल्ट कॉल्ड मैग्मा। यानी जब मैग्मा निकला ज्वालामुखी से और वो बाहर जाके आराम से धीरे धीरे ठंडा हुआ, उसमें अच्छे से क्रिस्टल्स बन गए, तो ऐसी चट्टानों को हम कह देते हैं इग्नियस रॉक। इफ़ द क्रिस्टलाइजेशन टेक प्लेस डीप बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ दे आर कॉल्ड प्लूटोनिक रॉक्स। यानी ये जो ठंडा होकर चट्टान बनने की प्रोसेस है लावा मैग्मा से, ये जब अर्थ सरफेस से बहुत गहराई पर होती है तब जो रॉक्स बनती हैं उनको हम कह देते हैं प्लूटोनिक रॉक्स, जिनके एग्जाम्पल्स हैं ग्रेनाइट, गैब्रो। ग्रेनाइट क्या है? कोर्स टेक्सचर्ड रॉक है। यानी इसके जो पार्टिकल्स आपको ग्रेन्स दिखेंगे वो कोर्स होंगे, बड़े बड़े दानेदार होंगे, है ना। इनमें मोस्टली जो होता है वो आपको क्वार्ट्ज देखने को मिलेगा, फेल्ड्स्पार देखने को मिलेगा, मिनरल बायोटाइट भी मिल सकता है, हॉर्न ब्लेंड मिल सकता है। फिर गैब्रो में क्या है? कोर्स टेक्सचर होंगे, यानी मोटे मोटे दानेदार तो होगा आपको टेक्सचर। रॉक कंसिस्टिंग मोस्टली ऑफ पायरोक्सीन मिनरल मिलेगा या प्लेगियस क्लेस मिलेगा। फिर इसके बाद अगर ये जो मैग्मा का ठंडा होने की प्रोसेस ये अर्थ सरफेस के ऊपर हुई है तब जो रॉक बनेंगे उनको कहेंगे हम वॉल्केनिक रॉक्स। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर हैं रायोलाइट, एंडेसाइट और बसाल्ट। रायोलाइट क्या है? फाइन ग्रेन्ड है, यानी इसमें जो ग्रेन्स होंगे वो छोटे छोटे होंगे और ग्लॉसी टाइप के होंगे, ग्लासी टाइप के, उसमें एक चमक होगी कांच जैसी। रॉक कंटेनिंग क्रिस्टल्स ऑफ क्वार्ट्स, इसमें जो आपको मिनरल्स देखने को मिलेंगे वो हैं क्वार्ट्स, फेल्ड्स्पार, बायोटाइट, और ये केमिकली सेम होते हैं ग्रेनाइट की तरह। वहीं पर एंडेसाइट जो है इसमें आपको फाइन ग्रेन्ड टेक्सचर देखने को मिलेगा और इसमें जो मिनरल्स देखने को मिलेंगे वो होंगे पायरोक्सीन, प्लेगियोक्लेस और समटाइम्स हॉर्न ब्लेंड। वहीं पर बसाल्ट जो है ये फाइन ग्रेन्ड टेक्सचर वाली रॉक है। कंटेनिंग इसमें जो आपको मिनरल्स देखने को मिलेंगे, क्रिस्टल्स जो होंगे वो होंगे ओलिवाइन, पायरोक्सीन, प्लेगियोक्लेस, जो कि केमिकली सेम है एज गैब्रो। जो कॉमन इग्नियस रॉक्स हैं वो हैं एंडेसाइट, बसाल्ट, डायोराइट, गैब्रो, ग्रेनाइट, ऑब्सिडियन, पेगमाटाइट, पेरिडोडाइट, प्यूमाइस, रायोलाइट, स्कोरिया एंड टफ। ये सभी टाइप्स हैं इग्नियस रॉक्स के। टाइप्स ऑफ रॉक्स में अगला है सेडिमेंट्री रॉक्स। रॉक्स दैट फॉर्म नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ थ्रू केमिकल प्रेसिपिटेशन फ्रॉम वाटर और बाय सीमेंटेशन ऑफ लूज फ्रैगमेंट्स, जिन्हें कहते हैं सेडिमेंट्स। यानी कि अर्थ के सतह के पास में जब जो सेडिमेंट्स हैं इनका सीमेंटेशन हो जाता है लेयर बाय लेयर फॉर्म में, तब जो रॉक बनती है उनको हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। इसमें जो सबसे पहले हैं वो है क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक। अब ये क्या होती हैं? रिजल्ट फ्रॉम द सीमेंटेशन ऑफ लूज फ्रैगमेंट्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक, यानी पहले से जो चट्टानें मौजूद थीं जब उनके लूज फ्रैगमेंट्स उड़ उड़ के दूसरी जगह जाकर लेयर बाय लेयर जम जाते हैं, ऐसी बनी चट्टानों को हम कहते हैं क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स। द सीमेंटेशन ऑकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू मिनरल्स प्रेसिपिटेटिंग इन द स्पेस बिटवीन द ग्रेन्स। यानी कि पहले से कोई चट्टान मौजूद थी, मान लो उसमें छेद हुए थे, अब दूसरी जगह से उड़ उड़ के आए फ्रेगमेंट्स, इन छेदों में भर गए, सीमेंटेशन हो गया। अब ये जो पुरानी चट्टान मौजूद थी पहले से, इसमें जो छेद थे वो भर गए, तो अब एक नई चट्टान टाइप की बन गई। तो अब ये जो इस तरह से सेडिमेंट्री रॉक बनी है इसको हम कहेंगे क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक। The sedimentation occurs as a result of new minerals precipitating in the space between grains. Clastic sedimentary rocks are classified on the basis of the size of the fragments that makes up the rock water. इसके बाद है केमिकल सेडिमेंट्री रॉक,
ये क्या होती हैं? रिजल्ट फ्रॉम डायरेक्ट केमिकल प्रेसिपिटेशन फ्रॉम सरफेस वाटर, यानी जो अर्थ की सरफेस पे पानी बहता है, नदियाँ बहती हैं, नाले बहते हैं, तो ये क्या करते हैं, जब पानी बहता है तो अपने साथ साथ छोटे छोटे पार्टिकल्स भी पहाड़ों की ऊंची धरतियों से लेके आते हैं अपने साथ। जैसे ही इस पानी की वेलोसिटी कम होती है तो ये पार्टिकल्स जो पानी में सस्पेंशन होते हैं, घुले हुए होते हैं, ये सेटल डाउन होने लगते हैं कहीं जाकर। जब लेयर बाय लेयर फॉर्म में ये सेटलमेंट होती रहती हैं बहुत समय तक, तो एक रॉक की शक्ल ले लेती हैं। तो ऐसी रॉक्स जो बनती हैं उनको कहते हैं केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स। रिजल्ट फ्रॉम डायरेक्ट केमिकल प्रेसिपिटेशन फ्रॉम surface waters. This usually occurs as a result of evaporation, which concentrates ions dissolved in the water and result in the precipitation of minerals. तीसरी जो सेडिमेंट्री रॉक है वो है बायोकेमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स। रिजल्ट फ्रॉम द केमिकल प्रेसिपिटेशन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। द मोस्ट कॉमन बायोकेमिकल सेडिमेंट्री रॉक इज लाइमस्टोन, विच इज कंपोज्ड ऑफ द शेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर इन टर्न कंपोज्ड मोस्टली ऑफ मिनरल कैल्साइट। यानी कि कई बार क्या होता है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मरने के बाद लेयर बाय लेयर जमते जाते हैं और फिर उनके शरीर में मौजूद कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो कि ओवर द टाइम जमकर रॉक की शक्ल ले लेते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन है जिसमें मेनली कैल्साइट देखने को मिलता है। तो ये बायोकेमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाती हैं। जो कॉमन सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो हैं बिटुमिनस कोल, चाक, चौक हम यूज़ करते हैं, फिर चर्ट, कॉग्लोमरेट, डायाटोमाइट, फ्लिंट, लाइमस्टोन ब्लैक, लाइमस्टोन सिलीशियस, लाइमस्टोन वाइट, मडस्टोन, रॉक फॉस्फेट, रॉक सॉल्ट, सैंडस्टोन रेड, सैंडस्टोन सिलीशियस एंड शेल। ये सब कॉमन टाइप्स हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के। इसके बाद है मेटामॉर्फिक रॉक्स। रिजल्ट व्हेन एनी काइंड ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक इज बरीड डीप इन द अर्थ एंड सब्जेक्टेड टू हाई टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स। यानी कि जब पहले से मौजूद कोई चट्टान अर्थ में दब जाती है बहुत गहराई पर, और इस गहराई की वजह से उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और गहराई में होने से उस पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी एक्ट करता है, ऐसी चट्टान के इंटरनल स्ट्रक्चर में हो जाते हैं चेंजेस। मोस्ट मेटामॉर्फिक रॉक्स शो अ टेक्सचर दैट शोज एन अलाइनमेंट ऑफ शीट सिलिकेट minerals like biotite and muscovite that gives them a layered appearance and allows them to break easily along nearly planar surfaces. Common metamorphic rocks that we might encounter in this course are slate. जो commonly है metamorphic rock देखने को मिलती है वो है slate. अब slate क्या है? a fine grained metamorphic rock. fine grained का structure होता है इसका, और मोस्टली ऑफ क्ले, इसमें क्ले मिनरल्स देखने को हमें ज़्यादातर मिलते हैं जो कि आसानी से टूट जाते हैं अलॉन्ग स्मूथ प्लेनर सर्फेसेस। मेटामॉर्फिक रॉक में क्या होता है, आपको प्लेनर सरफेस देखने को मिलेंगे, यानी जहाँ तक एक रॉक है और जहाँ पे दूसरी रॉक है। अब टेम्परेचर प्रेशर की वजह से ये दोनों मिलके एक नई चट्टान तो बन गए, टेम्परेचर प्रेशर की वजह से ये एक मिलकर नई चट्टान बन जाते हैं। पर जैसे ये जो प्लेनर सरफेस है इस पर अगर आप चोट करेंगे तो ये चट्टान बहुत ईजिली टूट जाएगी। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है मेटामॉर्फिक रॉक में। तो जैसे कि स्लेट है, इसमें आपको फाइन ग्रेन का टेक्सचर देखने को मिलेगा और इसमें मेनली क्ले मिनरल देखने को मिलेगा आपको, दैट ब्रेक्स इजीली अलोंग द स्मूथ प्लेनर सरफेस। दूसरा जो है वो स्किट्स। तो स्किट्स में क्या होता है, अ कोर्सर ग्रेन्ड मेटामॉर्फिक रॉक, यानी इसके जो टेक्सचर है वो मोटे दानेदार हैं, ठीक है। और इसमें आपको मेनली मिनरल देखने को मिलेगा क्वार्ट्ज और माइका, दैट ब्रेक्स अलोंग इरेगुलर वेवी सर्फेसेस। और इसमें जब ब्रेकिंग सरफेस जो है वो आपको प्लेनर सरफेस नहीं मिलेगा, यानी एक लाइन में नहीं टूटेगी ये चट्टान। जब आप तोड़ोगे इसको, फोर्स लगाओगे तो ये इरेगुलर सरफेस से टूटेगी, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी। जो कॉमन मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं वो हैं स्लेट, स्किस्ट, गार्नेट, एम्फीबोलाइट, मार्बल, डिफॉर्म्ड कॉग्लोमरेट, जडाइट, एक्लोगाइट, ग्रीस एंड सेफलोराइट और रॉक। ये सब कॉमन टाइप्स हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के। अब रॉक साइकिल जो हम बात कर रहे थे, तो सबसे पहले देखिए मैग्मा हमें नेचर में देखने को मिलता है। ये बाहर आता है, बाहर आने की वजह से इसमें क्रिस्टलाइजेशन होता है, जमने की प्रोसेस होती है। जम जाता है तो इग्नियस रॉक बनता है, अच्छे से जमता है जब क्रिस्टलाइजेशन होता है। अब इग्नियस रॉक बनने के बाद दो ऑप्शन हैं, या तो ये वापस से पिघल जाए, मैग्मा बन जाए, या फिर इस पर हीट और प्रेशर बहुत ज़्यादा लग जाए तो ये डायरेक्टली मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाए, या फिर अगर नॉर्मल प्रोसेस चलेगी तो ये थोड़ा आगे जाएगी, इसमें वेदरिंग, इरोजन होगा, डिपोजिशन होगा और इसके फ्रेगमेंट जाके दूसरी जगह जमेंगे और सेडिमेंट्री रॉक बनेगी। अब सेडिमेंट्री रॉक बनने के बाद अगली स्टेप होती है कॉम्पैक्शन और सीमेंटेशन की। उसके बाद क्या होता है कि नई तरह की रॉक बनती है, सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक
में भी दो ऑप्शन है, या तो इसके पार्टिकल्स फिर से इरोड होंगे, दूसरी जगह जाके जमेंगे यानी सेडिमेंट्स बनेंगे, फिर सेडिमेंट्स जाके जमेंगे कहीं तो वो फिर से सेडिमेंट्री रॉक बनाएंगे, या फिर सेडिमेंट्री रॉक पे हीट और प्रेशर लगेगा बहुत ज़्यादा, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और वो मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाएगी। अब मेटामॉर्फिक रॉक बनने के बाद उसके पास भी दो रास्ते होते हैं, या तो वो मेल्ट हो जाए वापस मैग्मा बन जाए, या फिर वो उसकी वापस से वेदरिंग हो जाए, इरोजन हो जाए और वापस से सेडिमेंट्स में टूट जाए, फिर उसके सेडिमेंट्स कहीं और जाके जमेंगे, फिर सेडिमेंट्री रॉक बनेगी। तो इस तरह से ये रॉक साइकिल चलती रहती है। सेडिमेंट्री रॉक्स भी हो सकता है टेम्परेचर की वजह से पिघल जाए और वापस मैग्मा में तब्दील हो जाए। तो ये जो पूरी साइकिल है ये है आपकी रॉक साइकिल। इसके बाद है वेदरिंग एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। फिजिकल वेदरिंग सबसे पहला। फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है, रिड्यूसेस साइज ऑफ पेरेंट रॉक, यानी पेरेंट रॉक जो है सबसे बड़ी है, अब फिजिकल वेदरिंग होगी तो इसका साइज रिड्यूस हो जाएगा, टूट जाएगी, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी, तो साइज रिडक्शन हो जाएगा फिजिकल वेदरिंग में। मटेरियल विदाउट एनी चेंज इन ओरिजिनल कंपोजिशन, यानी इसका ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर है वो तो अंदर से वैसा ही रहेगा, पर इसका जो साइज़ है वो टूट टूट के छोटा हो जाएगा। फिर इसके बाद फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस इंक्लूड एक्शन ऑफ वाटर, और ये जो पेरेंट चट्टान है ये टूटेगी किसके कारण, क्योंकि अर्थ सरफेस पे कई तरह के फोर्सेस काम करते हैं, जैसे कि एक्शन ऑफ वाटर, फ्रॉस्ट, टेम्परेचर चेंजेस, विंड और आइस। तो इन सब की काम करने के कारण जो बड़ी बड़ी चट्टानें वो टूट जाती हैं ओवर द टाइम। दे कॉज डिसइंटीग्रेशन, इन फोर्सेस की वजह से क्या होता है, चट्टानों में डिसइंटीग्रेशन होता है, यानी वो टूटती हैं, फिर और छोटे में टूटती हैं, फिर और छोटे में टूटती हैं, तो ऐसे टूटती जाती हैं। एंड द प्रोडक्ट्स आर मेनली कोर्स सॉइल, और इस तरह से जो मिट्टी बनती है वो मोटे दानेदार वाली मिट्टी होती है, कोर्स सॉइल जैसे बोलते हैं। द मेन प्रोसेसेस इन्वॉल्व आर एक्सफोलिएशन, एक्सफोलिएशन यानी एक्स यानी बाहर का, बाहरी सतह, फोलिएशन यानी फूल के टूट जाना। तो जब किसी चट्टान की बाहरी सतह फूल कर टूट जाती है तो उसे कहते हैं एक्सफोलिएशन। तो मेन जो प्रोसेस है फिजिकल वेदरिंग में वो है एक्सफोलिएशन। दूसरी है अनलोडिंग, कि किसी चट्टान में मान लो टेम्परेचर की वजह से या किसी फोर्स की वजह से इंटरनल स्ट्रेसेस जनरेट हुई और फिर वो रिलीज़ हुई स्ट्रेस, तो जहाँ से रिलीज़ होंगी वहाँ पे क्रैक आ जाएगा, क्रैक आया तो टूट जाएंगी। तो अनलोडिंग की जो कंडीशन है उसमें भी वेदरिंग हो जाती है फिजिकल। इसके बाद इरोजन, हवा चल रही है, पानी चल रहा है, इसकी वजह से एक एक करके पार्टिकल्स उड़ते आते हैं, तो वो इरोजन हो जाता है फिजिकल वेदरिंग। इसके बाद है फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग, कहीं क्रैक था उसमें बर्फ़ आके जम गई, बर्फ़ जम गई, थोड़ा इसको पुश किया, फिर जब बर्फ़ पिघली, फिर जब बर्फ़ पिघलेगी तो वापस से इसको फिर कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये क्रैक और आगे जाएगा, और आगे गया तो ये चट्टान टूट जाएगी फिर दो टुकड़ों में। तो इस तरह से फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग जो है साइकिल वो भी फिजिकल वेदरिंग कर सकती है। द प्रिंसिपल कॉज इज़ क्लाइमेट चेंज, जो फिजिकल वेदरिंग करवाता है वो मेन कारण है क्लाइमेट चेंज, यानी मौसम में जैसे बदलाव आता है तो टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन चेंज होती है और उसकी वजह से फिजिकल वेदरिंग होती है मेनली। इसके बाद है दूसरा केमिकल वेदरिंग। नॉट ओनली ब्रेक्स अप द मटेरियल इनटू स्मॉलर, केमिकल वेदरिंग में जो बड़ी चट्टान है छोटे मटेरियल्स में टूटती है, साथ ही साथ जो ओरिजिनल पैटर्न होता है रॉक का वो चेंज हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। द मेन प्रोसेसेस रिस्पॉन्सिबल आर हाइड्रेशन, जो मेन प्रोसेसेस केमिकल वेदरिंग कराती हैं वो है हाइड्रेशन, पानी के साथ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, कार्बोनेशन, कार्बन और ऑक्सीजन के साथ, दोनों के साथ रिएक्शन जब होती है एक साथ। इसके बाद न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू केमिकल अल्ट्रेशन, जब केमिकल चेंजेस होते हैं किसी रॉक स्ट्रक्चर में तो उसमें न्यू कंपाउंड्स बनते हैं। रेन वाटर दैट कम्स इन कांटेक्ट विद द रॉक सरफेस रिएक्ट टू फॉर्म हाइड्रेटेड ऑक्साइड, जैसे बारिश का पानी चट्टान की सतह के कांटेक्ट में आता है तो वो हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स बनाता है, कार्बोनेट्स बनाता है, सल्फेट्स बनाता है, और फिर ये एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं। इफ़ देयर इज़ अ वॉल्यूम इंक्रीज द डिसइंटीग्रेशन कंटिन्यूस, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो डिसइंटीग्रेशन कंटिन्यू होता जाता है। जैसे आपने आयरन में देखा होगा पानी के साथ रिएक्शन करने पे वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होता है और डिसइंटीग्रेशन होता जाता है, ऐसे ही चट्टानों में होता है। जब नए तरह के कंपाउंड्स बनते हैं, हाइड्रेटेड आयंस बनते हैं, कार्बोनेट्स बनते हैं, सल्फेट्स बनते हैं, तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है और डिसइंटीग्रेशन होता जाता है समय के साथ साथ। ड्यू टू लीचिंग, अब मान लीजिए ये अलग अलग कार्बोनेट्स बन गए, सल्फेट्स बन गए, ऑक्साइड बन गए, चट्टान की सरफेस पे बहुत ही लूजली ये अटैच थे। जैसे ही तेज़ बारिश आएगी तो ये सारे ऊपर सतह पे जो मौजूद हैं कार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स, हाइड्रेट्स, ये सब बह जाएंगे, लीचिंग हो जाएगी। तो ये जो बह जाने की प्रोसेस होती है मिनरल्स की, इसे कहते हैं लीचिंग। सो ड्यू टू लीचिंग वाटर सॉल्युबल मटेरियल्स आर वॉश्ड अवे एंड रॉक्स लूज देयर सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज़, और जब ऐसी लीचिंग बहुत ज़्यादा समय तक होती रहती है तो रॉक्स के जो मिनरल्स की जो सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो कम होती जाती हैं, तो रॉक के पार्टिकल्स एक दूसरे को बांध के नहीं रख पाते और वो टूट जाते हैं ओवर द टाइम। केमिकल वेदरिंग ऑकर्स इन वेट एंड वार्म कंडीशन, केमिकल वेदरिंग ज़्यादातर वेट यानी गीली जगहों पर और वार्म, जहाँ पर गीलापन और वार्म यानी गर्माहट दोनों कंडीशन है वहाँ पर ज़्यादातर केमिकल वेदरिंग देखने को मिलती हैं। द रिजल्ट्स ऑफ केमिकल वेदरिंग आर जनरली फाइन सॉइल्स, केमिकल वेदरिंग से जो सॉइल बनती है वो ज़्यादातर
छोटे पार्टिकल्स वाली सॉइल बनती है, फाइन सॉइल बनती हैं। इसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। आफ्टर वेदरिंग द फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर लोकेशंस। यानी एक जगह रॉक टूट गई छोटे पार्टिकल्स में, अब क्या होता है, एजेंसीज होती हैं, हवा, पानी, ये सब उठा के इन पार्टिकल्स को दूसरी जगह ले जाती हैं और वहाँ पे जाके डिपॉजिट कर देती हैं। सो transported to other location by agents like running water, moving ice or blowing wind. Transportation agencies can be combination of gravity flowing water और air। यानी हवा कर सकता है ट्रांसपोर्टेशन या फिर पानी कर सकता है या दोनों मिलके कर सकते हैं। फिर उसके बाद द ग्रेन्स बिकम सराउंडेड इन वाटर। अगर पानी और हवा के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो भले ही इनिशियली एंगुलर शेप के होंगे पार्टिकल्स, पर पानी और हवा के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाने के बाद उनका शेप जो है वो सराउंडेड हो जाता है, यानी अर्धगोलाकार या गोलाकार टाइप का हो जाता है। इन मूविंग आइस, और जब ग्लेशियर जो जमी हुई आइस है इसके नीचे कोई चट्टान दब गई, फिर ये ग्लेशियर जमता है यानी आगे बढ़ता है, तो ये चट्टान थोड़ी आगे जाती है फिर पीछे आती है, तो ये पिस जाती है नीचे और इसके टूटने से भी फिर रॉक्स सॉइल बनती है। पर ये जो सॉइल बनती है, ये जो ग्लेशियर के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है सॉइल का, इसमें जो सॉइल बनती है उसके जो पार्टिकल्स है वो एंगुलर होते हैं, जबकि हवा और पानी से जो सॉइल बनती है उसके पार्टिकल्स जो है वो सब राउंडेड होते हैं। In moving ice, grinding and crushing occurs, size distribution becomes wider, forming well-graded deposit. In running water, soil can be transported in the form of suspended particles. यानी जब बहते हुए पानी में सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो कुछ पार्टिकल्स सस्पेंशन में रहते हैं, कुछ पार्टिकल्स नीचे तलहटी के साथ साथ बहते रहते हैं, और कुछ पार्टिकल जो है वो रोल करते हैं, गोल 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 घूमते रहते हैं, कुछ पार्टिकल जो है वो स्लाइड करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। तो इस तरह से रनिंग वाटर में ट्रांसपोर्टेशन होता है सॉइल पार्टिकल्स का। In running water, soil can be transported in the form of suspended particles or by rolling or sliding along the bottom. Coarser particles settle when a decrease in velocity occurs, whereas fine particles are deposited further downstream. जो अगर बहते हुए पानी में सॉइल पार्टिकल्स जा रहे हैं तो जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो तो शुरुआत में ही सेटल हो जाते हैं, जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा दूर तक बह जाते हैं और फिर वहाँ पर सेटल होते हैं। तो बड़े पार्टिकल जल्दी सेटल हो जाएंगे शुरुआत में ही, छोटे पार्टिकल्स दूर तक जाते हैं। विंड कैन एरोड ट्रांसपोर्ट एंड एरोड फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स। जो छोटे पार्टिकल्स वाली सॉइल हैं इनके पार्टिकल्स को उठाकर दूसरी जगह विंड भी ले जाती है और जाके डिपॉजिट भी कर सकती है। कोर्सर पार्टिकल्स को विंड नहीं कर सकती ट्रांसपोर्ट। अब कई बार क्या होता है, यहाँ पर पेरेंट मटेरियल था, यानी यहाँ पर चट्टान थी, यहीं पर इस पर फिजिकल केमिकल वेदरिंग हुई और इससे सॉइल बनी और ये सॉइल यहीं पर पड़ी रही, यानी जहाँ पेरेंट मटेरियल था वहीं पर सॉइल पड़ी रही। तो ऐसी सॉइल को हम कहेंगे रेसिडुअल सॉइल, रेसिडुअल सॉइल। और दूसरा केस है पेरेंट मटेरियल था, फोर्सेस लगे इस पर, केमिकल फिजिकल वेदरिंग हुई, मिट्टी बनी, इस मिट्टी को पानी या हवा उठाकर दूसरी जगह ले गए और वहाँ डिपॉजिट कर दिया। तो ये जो मिट्टी हमें दूसरी जगह मिली है जिसका ओरिजिन कहीं और हुआ था पर हमें मिली यहाँ पर, तो ऐसी सॉइल को हम कहेंगे ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो सॉइल की दो कैटेगरी हम ट्रांसपोर्टेशन के बेसिस पे कर सकते हैं, रेसिडुअल सॉइल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल ऑन बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी। अब कौन सी एजेंसी के द्वारा उसके पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया है, इसके बेस पर हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल जो हैं वो सॉइल के पार्टिकल जिनको पानी एक जगह से दूसरी जगह ले गया है, इसके बेस पर हम बोल सकते हैं अलूवियल डिपॉजिट। अलूवियल डिपॉजिट क्या होते हैं? स्विफ्ट रनिंग वाटर, यानी अच्छी स्पीड से, गति से बहता हुआ पानी जब सॉइल पार्टिकल्स को ले जाता है अपने आप में सस्पेंशन के रूप में, या फिर रोलिंग कराते हुए या फिर स्लाइडिंग कराते हुए, तो जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो ये पार्टिकल सेटल हो जाएंगे। तो ऐसी मिट्टी को हम कहेंगे अलूवियल डिपॉजिट, अलूवियल सॉइल। फिर इसके बाद है लैकूस्ट्राइन डिपॉजिट। जब क्या होता है, कहीं पेरेंट मटेरियल टूटा, पानी उसको अपने साथ बहा कर ले आया, फिर ये पानी कहीं झील या तालाब में जाएगा जहाँ पर ये पानी स्थिर अवस्था में रहेगा। जब पानी स्थिर अवस्था में रहेगा तो धीरे धीरे जो सस्पेंशन में पार्टिकल्स है वो धीरे 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 नीचे जाएंगे और सेटल डाउन होंगे। इस तरह से जो मिट्टी बनती है स्टिल वाटर में उसे कहते हैं हम लैकूस्ट्राइन डिपॉजिट। लैकूस्ट्राइन यानी लेक से रिलेटेड, यानी लैकूस्ट्राइन डिपॉजिट यानी लेक में बनी मिट्टी। इसके बाद है मरीन सॉइल, द सॉइल्स दैट हैव बीन फॉर्म्ड बाय सेडिमेंटेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इन डीप सी वाटर। यानी जब समुद्र में ले चले जाते हैं सस्पेंशन सॉइल पार्टिकल्स, वहाँ पर जाकर भी सस्पेंशन जो है ये सेटल डाउन कर जाते हैं। तो ऐसी जो सॉइल बनती है जो ओशियन में जाके बनती है, डीप सी वाटर में जाके बनती है, उसको हम बोलते हैं मरीन सॉइल। ऐसी मिट्टी में जो नमक वाले कंपाउंड्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, उनकी मात्रा अधिक होती है। फिर इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल ऑन बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी। अब अगर हवा ने ट्रांसपोर्ट किया है सॉइल पार्टिकल्स को तो विंड कैन ऑल्सो एरोड ट्रांसपोर्ट एंड डिपॉजिट सॉइल लाइक वाटर। सच सॉइल्स आर कॉल्ड, ऐसी सॉइल्स को हम कहते हैं एओलियन डिपॉजिट, यानी जिन सॉइल पार्टिकल्स को हवा एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है और डिपॉजिट कर देती है, ऐसी बनी सॉइल्स को हम कहते हैं एओलियन डिपॉजिट, यानी एओलियन सॉइल्स। ऐसी सॉइल से ज़्यादातर ड्यून्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे रेगिस्तान में आपने देखा होगा टीले बन जाते हैं मिट्टी के, तो इनको कहते हैं ड्यून्स।
रेगिस्तान में बोलते हैं सैंड ड्यून्स, और नॉर्मली वैसे इनको बोल देते हैं ड्यून्स। तो हवा जब ट्रांसपोर्ट करती है पार्टिकल्स को तो ड्यून्स बनाती है। इसमें एक कैटेगरी है लॉइस। लॉइस सॉइल क्या होती है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं राउंडेड शेप के, बहुत छोटे होते हैं और इनको हवा एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। इनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही डेलिकेट होता है, यानी जब तक इनका स्ट्रक्चर इंटैक्ट है तब तक तो ये हाई वेट को झेल जाएंगे, वेट उठा लेंगे। पर जैसे ही इनमें थोड़ा सा भी फोर्स लगा और इनका स्ट्रक्चर टूटा तो ये पूरे के पूरे जो हैं ये भर भरा के गिर जाते हैं। लॉइस विंड डिपॉजिट सिल्ट, ये एक सिल्ट टाइप की मिट्टी होती है जिसको विंड डिपॉजिट करती है। दीज डिपॉजिट्स हैव लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी लो होती है, स्लाइट सीमेंटेशन होता है, हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है, पुअर बियरिंग कैपेसिटी होती है जब गीले होते हैं। कोलैप्स कंप्रेशन इस सिचुएशन व्हेन पार्शियली सैचुरेटेड लॉइस। अब मान लीजिए कहीं पे लॉइस मिट्टी है, ये पार्शियली सैचुरेट है, यानी इसमें अभी पूरी तरह से पानी नहीं है, पर जैसे ही पानी इन पर पड़ेगा इनके ये जो पार्टिकल्स हैं ये थोड़े फूलेंगे या कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इनका स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा और ये एकदम से कोलैप्स हो जाएंगी पूरी की पूरी। यानी पहले ये मिट्टी अगर इतनी थी तो बाद में इनका स्ट्रक्चर जब टूट जाएगा तो ये इतनी बचेगी, यानी हाल कोलैप्स हो जाती है ये पानी के बढ़ने पर। तो इसलिए इसको कहते हैं कोलैप्स कंप्रेशन। ये जो प्रोसेस है कंप्रेस होने की इसको कहते हैं कोलैप्स कंप्रेशन। ये सिचुएशन है जब पार्शियली सैचुरेटेड लॉइस जाती है वॉल्यूम रिडक्शन में। कब? जब पानी की मात्रा, मॉइस्चर की मात्रा बढ़ती है। सॉइल्स हैविंग ससेप्टेबिलिटी टू कोलैप्स, ऐसी मिट्टी जिनमें कोलैप्स होने की संभावना होती है, ऐसी मिट्टियों को हम कहते हैं कोलैप्सेबल सॉइल्स या फिर मेटास्टेबल सॉइल्स, और ये कंस्ट्रक्शन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं। इसके बाद है ग्लेशियल डिपॉजिट। लार्ज मासेस ऑफ आइस, यानी बर्फ़ के बड़े बड़े टीले जो होते हैं, मासेस जो होते हैं, उनको हम कहते हैं ग्लेशियर्स। अब ये ग्लेशियर्स क्या होते हैं, जमते हैं लेयर बाय लेयर, आगे की तरफ जमते हैं। तो आगे की तरफ जमते हैं तो हम इनको ऐसे बोल सकते हैं ये आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, फिर ये धीरे धीरे पिघलते हैं तो इनका साइज़ कम होता है, यानी ऐसे बोल सकते हैं ये पीछे की तरफ आते हैं। तो आगे और पीछे मूव होते हैं। अब इनके नीचे जो चट्टानें आ जाती हैं वो भी आगे और पीछे मूव होती हैं और इस वजह से वो पिस जाती हैं, टूट जाती हैं। तो उनके वेदरिंग की वजह से भी सॉइल्स बन जाती हैं। तो ऐसी सॉइल्स को हम कहते हैं ग्लेशियल सॉइल्स। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर कॉल्ड डिपोजिशन ऑफ कॉमनली कॉल्ड टिल। ग्लेशियल सॉइल्स और या फिर इनको टिल बोलते हैं ज़्यादातर ऐसी मिट्टियों को। पार्टिकल्स फाउंड इन ग्लेशियल डिपॉजिट आर मोस्टली एंगुलर। जो ग्लेशियल डिपॉजिट से मिट्टी बनती है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादातर एंगुलर होते हैं, और जो हवा और पानी से बनते हैं उसमें ज़्यादातर सब राउंडेड होते हैं। इसके बाद ग्रेविटी डिपॉजिट। ग्रेविटी कैन मूव पार्टिकल्स ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस। सच डिपॉजिट्स आर कॉल्ड कोलुवियल सॉइल्स और टालूस। कई बार क्या होता है, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, यानी कहीं स्लोप्स पर हैं मान लीजिए, तो स्लोप से लुढ़क के नीचे आ जाएंगे, फिर वेदरिंग हो जाएगी। इस तरह से ग्रेविटी के फ्लो के अंडर में भी कई बार पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और इस तरह से मिट्टी बन जाती है। तो ऐसी मिट्टियों को हम कहते हैं कोलुवियल सॉइल या फिर तालूस। कॉमनली फाउंड इन माउंटेन वैली। ये ज़्यादातर कहाँ मिलती है, माउंटेन्स के बीच में जो वैली होती हैं, जो पहाड़ी दर्रे वाले क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर ये देखने को ज़्यादातर मिलती हैं। ऑल्सो ड्यू सॉइलिंग एंड श्रिंकेज। ऑल्सो ड्यू टू सॉइलिंग एंड श्रिंकेज लैंडस्लाइड में ओकर। अब ये जो तालूस सॉइल है ये स्लोप्स पर मिलती है, इनमें अगर कहीं सॉइल और श्रिंकेज हुआ तो ये पूरी की पूरी लेयर जो है ये नीचे की तरफ बह सकती है, यानी लैंडस्लाइड हो सकती है। तो इसीलिए जिन रीजन्स में ये तालूस सॉइल मिलती है, कोलुवियल सॉइल मिलती है, वहाँ पर लैंडस्लाइड की संभावना ज़्यादा होती है, जैसे कि वैलीज़ में। दीज कंटेन्स इर्रेगुलर पार्टिकल्स ऑफ वेरिंग साइज। और ये जो तालूस सॉइल होती है इसमें इर्रेगुलर शेप के पार्टिकल्स होते हैं, वेरिंग साइज़ के, अलग अलग साइज़ के, छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में है स्वाम्प एंड मार्सेस, यानी कहीं ऐसा रीजन है जहाँ पर पेड़ पौधे उगे हुए हैं और वहाँ पे पानी बहुत ही लंबे समय तक भरा हुआ रहता है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, घास फूस है, पेड़ पौधे हैं, ये भी सड़ गल के वहीं पे जमने लगते हैं। तो इनके जमने से भी एक मिट्टी का निर्माण होता है। फाउंड इन वाटर लॉक्ड एरिया वेयर वाटर टेबल फ्लक्चुएट एंड वेजिटेशन इज पॉसिबल। दीज सॉइल्स आर सॉफ्ट। अब ऐसी जो मिट्टियाँ बनती हैं सॉफ्ट टाइप की होती हैं। हाई इन ऑर्गेनिक कंटेंट। अब चूंकि ये पेड़ पौधों से बनी है तो ऑर्गेनिक कंटेंट इनमें हाई होता है। एंड अनप्लेजेंट ऑर्डर। अब चूंकि पेड़ पौधों से बनी है, डिकम्पोजिशन होगा तो गैसेज रिलीज होंगी तो अनप्लेजेंट ऑर्डर भी आएगी, बदबू भी आएगी। एक्यूमुलेशन ऑफ पार्शियली और फुली डिकम्पोज्ड एक्वेटिक प्लांट्स इन स्वाम्प्स और मार्सेस कॉल्ड मक। ऐसी जो मिट्टियाँ बनती हैं उनको हम कहते हैं मक या फिर पीट। मक इज़ लाइट वेट सॉइल। मक जो है ये लाइट वेट सॉइल होती है, हाईली कंप्रेसिबल होती है। अब चूँकि हाईली कंप्रेसिबल इसलिए ये कंस्ट्रक्शन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती है। इसके बाद हम इंडिया को देखें तो इंडिया में कौन कौन सी सॉइल्स देखने को मिलती हैं हमें। तो ये जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है और ये जो कुछ नॉर्थ ईस्ट का एरिया, सिक्किम मिलाकर, अरुणाचल प्रदेश मिलाकर, यहाँ पर हमें देखने को मिलती है फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल। इसके बाद हम देखें तो ये जो पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी और कुछ ईस्टर्न स्टेट्स का जो रीजन है, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी अलूवियल सॉइल।
यानी कि नदियों के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेड की गई। इसके बाद है ये राजस्थान का जो रीजन है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी अरिड सॉइल। अरिड यानी सूखे क्षेत्रों की सॉइल जो कि विंड ब्लोन की वजह से ट्रांसपोर्ट हुई होती है, एरोड हुई होती है। इसके बाद अगर आप देखें तो गुजरात का क्षेत्र, एमपी, महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र और दक्कन पठार का जो रीजन है मेनली, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक सॉइल। ये कपास की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। ये जो रेड कलर की आपको सॉइल दिख रही है, ये है आपकी रेड एंड येलो सॉइल, यानी लाल या पीली मिट्टी। लैटराइट सॉइल जो है ये ज़्यादातर आपको, और ये जो आपको दिख रही है सॉइल कुछ कुछ क्षेत्रों में, गुजरात के ऊपर, राजस्थान के क्षेत्र में, या फिर यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स में, साउथ स्टेट्स में भी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी कुछ जगह, तो ये जो सॉइल है ये है लेटराइट। लेटराइट सॉइल यानी कि इसमें बहुत हाई लीचिंग प्रोसेस हुई है। लीचिंग प्रोसेस यानी कि सॉइल का आयरन और एल्यूमिनियम जो है वो बह गया है और इसमें खाली कैल्शियम और सिलिकेट्स बचे हुए हैं। तो ऐसी सॉइल जो है ये ईंट बनाने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, और इसलिए इस मिट्टी को हम कहते हैं लेटराइट। तो इंडिया में मेनली 6 तरह की सॉइल्स जो हैं ये हमें देखने को मिलती हैं। फॉरेस्ट माउंटेनियस सॉइल, अलूवियल सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल एंड अरिड सॉइल। इसके बाद सॉइल का एक और क्लासिफिकेशन होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बेसिस पर। ऑर्गेनिक सॉइल यानी कि ऐसी सॉइल फॉर्म्ड फ्रॉम एक्यूमुलेशन ऑफ डिकम्पोज्ड प्लांट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर, इसको कहते हैं हम ऑर्गेनिक सॉइल्स। दूसरा है इनऑर्गेनिक सॉइल, रेफर्ड टू ऑर्डिनरी सॉइल ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेदरिंग ऑफ रॉक्स, यानी चट्टानों के टूटने से जो खाली मिनरल से सॉइल बनी है वो है हमारी इनऑर्गेनिक, और जो पेड़ पौधों के, जानवरों के सड़ने गलने से मिट्टी बनी है वो है ऑर्गेनिक सॉइल। तो इस तरह से 2 क्लासिफिकेशन सॉइल के होते हैं। इसके बाद कॉमन टाइप्स ऑफ सॉइल जो हमें देखने को मिलती हैं वो है लॉइस। लॉइस क्या है? फाइन सॉइल है, विंड ब्लोन है, हवा की वजह से ट्रांसपोर्ट हुई, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है, यानी इसके सारे के सारे पार्टिकल्स एक ही साइज़ के आपको देखने को मिलेंगे। वेल यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है, सेमी एरिड क्षेत्रों में ये मिलती है, अरिड क्षेत्रों में भी मिलती है, येलो इससे ब्राउन कलर होता है इसका। इसके बाद एक कैलिच सॉइल, ये विंड ब्लोन सॉइल है जिसमें ग्रेवल, सैंड और क्ले आपको देखने को मिलेगा। ये रिच होती है कैल्शियम कार्बोनेट में और सेमी अरिड क्लाइमेट में आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद लोम। लोम क्या है? मिक्स है सैंड, सिल्ट और क्ले का इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इट में हैव ऑर्गेनिक मैटर ऑल्सो। इसके बाद है कुमुलोस। कुमुलोस सॉइल जो है ये ऑर्गेनिक सॉइल होती है, इसको मक भी कहते हैं, और ये वाटर लॉक्ड एरिया में हमें देखने को मिलती है। इसके बाद है गम्बो। गम्बो एक डार्क कलर की सॉइल है जो कि प्लास्टिक नेचर की होती है और हाईली स्टिकी होती है। इसके बाद है मार्ल। मार्ल क्या है? सॉइल ऑफ मरीन ओरिजिन, यानी समुद्री क्षेत्रों में, समुद्री पानी में जब सॉइल डिपॉजिट होता है उससे बनती है। फाइन ग्रेन्ड सॉइल होती है, रिच होती है कैल्शियम कार्बोनेट में, और डिकम्पोजिशन ऑफ मरीन लाइफ से ये बनती है। इसके बाद है ह्यूमस। अब ह्यूमस क्या है? जब ऑर्गेनिक मैटर पार्शली डिकम्पोज स्टेट में होता है तब उससे बनता है ह्यूमस। फिर पीट। पीट क्या है? ऑलमोस्ट जो ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो चुका होता है पूरे तरह से, तब जो सॉइल बनती है वो होती है पीट। जब पार्शली डिकम्पोज होता है ऑर्गेनिक मैटर तब जो मिट्टी बनती है वो होता है ह्यूमस। जब फुली डिकम्पोज हो चुका होता है तो होता है पीट। इसके बाद टफ। टफ क्या है? स्मॉल ग्रेन की सॉइल है, स्लाइड सीमेंटेड होते हैं इसके पार्टिकल्स, और ये वॉल्केनिक ऐश यानी ज्वालामुखी से जो राख निकलती है और हवा और पानी के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है उससे बनती है टफ सॉइल। इसके बाद है बेंटोनाइट। केमिकल वेदरिंग से जो रॉक बनती है वो है बेंटोनाइट। वॉल्केनिक ऐश की केमिकल वेदरिंग से बनती है, रिच होती है मॉन्ट मोरेलो नाइट नाम के मिनरल में। काउलिन। काउलिन क्या? प्योर वाइट क्ले है और सेरेमिक्स बनाने में यूज़ होती है, चीनी मिट्टी जिसे कहते हैं हम। इसके अलावा हार्ड पेंस। हार्ड पेंस क्या है? डेंस वेल ग्रेडेड कोहेसिव एग्रीगेट्स हैं मिट्टी के जो कि हाई रेजिस्टेंस देते हैं पेनिट्रेशन को। इसके बाद है वार्व्ड क्लेस। आल्टरनेट सिल्ट क्ले सेडिमेंट्स हैं ये। टिल। टिल क्या होता है? जब ग्लेशियल सॉइल्स की डिपोजिशन होती है, जब ग्लेशियर्स की मदद से ये ट्रांसपोर्ट होते हैं पार्टिकल्स, तब जो सॉइल बनती है उसे कहते हैं हम टिल। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो हमारी अर्थ है उसका जो ऊपरी स्ट्रक्चर है जिसको हम रॉक स्ट्राटा कहते हैं, उसके जो पार्ट्स हैं वो दिखाए गए हैं। सबसे ऊपर ऑर्गेनिक पार्ट देखने को मिलेगा आपको, जहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर हमें देखने को मिलता है, पेड़ पौधे वगैरह वगैरह। इसके बाद आता है इसको कहते हैं हम ओ सरफेस, ऑर्गेनिक मैटर जिसमें मिलता है। इसके बाद आता है ए सरफेस। ए सरफेस में हमें ऑर्गेनिक्स मिक्सड विद मिनरल मटेरियल्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है बी सरफेस। बी यानी सब सॉइल। सब सॉइल सरफेस में हमें मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट और क्ले देखने को मिलता है। इसके बाद आता है बी सरफेस यानी बी सब सॉइल।
इसमें हमें मिक्सचर देखने को मिलता है सैंड, सिल्ट और क्ले का। इसके बाद आता है सी सरफेस, जिसे सब स्ट्रेटम कहते हैं। इसमें हमें पेरेंट रॉक देखने को मिलती है, जिसकी वेदरिंग से ऊपर वाली रॉक्स बनी होती हैं। इसके बाद आर सरफेस आता है, यानी बेड रॉक का। बेड रॉक यानी कि अनवेदर्ड पेरेंट मटेरियल, यानी कि ऐसी चट्टानें जो अब तक वेदर्ड नहीं हुई हैं, टूटी नहीं हैं। तो ये स्ट्रक्चर होता है हमारी अर्थ के रॉक स्ट्राटा का। सो यहाँ हमने चैप्टर 1 डिस्कस किया सॉइल मैकेनिक्स में। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आए हों, डेफिनेशन समझ में आई हों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आगे आपको और कोई वीडियो अगर देखने हैं, कोई टॉपिक्स देखने हैं, यू कैन कमेंट ऑल्सो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।